नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और मैं हूं आपका दोस्त नीरज, लेकर आया हूं एक नया फंड और एक नए फंड मैनेजर से। नए फंड मैनेजर तो नहीं कहूँगा, कई बार हमारे शो में आ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत होगी, लेकिन फंड जिस पर हम बातचीत करने वाले उस पर उनका नज़रिया समझेंगे। साथ ही मार्केट पे मैं बातचीत कर रहा हूँ केनरा रिवोको फोकस इक्विटी फंड के बारे में, और इस पर बातचीत करेंगे श्रीदत्त जी से, जो हेड इक्विटीज़ और केनरा रिवोको एमसी में काम करते हैं। श्रीदत्त सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबा अनुभव जिनका होता है ना, तो मैं उनसे थोड़ा मार्केट समझता हूँ। मार्केट से हमेशा समझते ही रहना चाहिए बीच बीच में, और इस वक्त का मार्केट और ज़्यादा दिलचस्प है जब डे बाय डे न्यू हाई, सिर्फ हम ही नहीं, ग्लोबली आप यूएस देखिए, इवन चाइना में भी एक बहुत बड़ा ब्लिप आया, तेज़ी से ऊपर गया। हमारा मार्केट रोज़ न्यू हाई लगा रहा है। तो क्या चल क्या रहा सर ये मार्केट में, इतना बड़ी तेज़ी कैसे बन रही है? नीरज, पहले तो नमस्ते सभी दर्शकों को। थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन द शो। मार्केट हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। अलग अलग टाइप के कॉन्टेक्स्ट रहते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग लगता है। कभी एक टाइम था 18 to 20, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सस्ते क्यों हो जा रहे हैं और ये चलते क्यों नहीं है। आज लोग वरीड है कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आर दे बैक्ड बाय फंडामेंटल्स या लिक्विडिटी ड्राइव कर रहा है। तो आई थिंक हम हमेशा ही मार्केट को, जैसे हमारे सभी कॉन्वर्सेशंस में हमने दर्शकों को बताया है कि हम मार्केट पे फोकस ज़्यादा करने के बजाय अंडरलाइंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ क्या आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मार्केट में दोनों भी चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स तो पहला चीज़ ये है कि आप कौन से सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो और आपका मैक्रो कैसा है। तो थैंकफुली इंडिया के लिए मैक्रो रिमेन्स कंस्ट्रक्टिव, मैक्रो बहुत अच्छा है। आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट देख लीजिए, आप एक्सटर्नल बैलेंसेस देख लीजिए। आप अगर कोई भी मैक्रो पैरामीटर उठा के देख लो तो उसमें इंडिया जनरली शाइन आउट करता है, स्टैंड आउट करता है। तो वो क्लियरली एक हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज जब दुनिया भर में सब जगह पे कोई ना कोई चैलेंज है, तो क्लियरली अपना मार्केट स्टैंड आउट करता है। दूसरा ये है कि मार्केट ने बेसिकली, अगर आप देखो तो टाइम टू टाइम मार्केट ब्रीदर लेता है, और वो कैचअप करने का ट्राई करता है अर्निंग्स के साथ, और थोड़ा सा री रेटिंग भी होता है, डी रेटिंग भी होता है इंटरमीडिएटली। बट अगर स्टेप बैक करके सोचो तो अक्टूबर 21 से लेके फेब 23 तक मार्केट कहीं नहीं गया था। तो 15 महीना मार्केट बेसिकली वर्चुअली 0% रिटर्न दिए, क्योंकि अर्निंग्स स्लो डाउन हो रहे थे, वरी था कि क्या होगा दुनिया भर में। उसके बाद में जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स या अर्निंग्स दिखने शुरू हुए, लोगों को समझ में आया कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस का या कमोडिटी प्राइसेस का या वॉर का उतना इम्पैक्ट अर्निंग्स पे नहीं हुआ है, जबकि कमोडिटी प्राइसेस जोर से करेक्ट हो गए और आपका अर्निंग्स ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 25% था, और मिड कैप स्मॉल कैप के इवन हायर था। तो मार्केट जस्ट एक्चुअली आफ्टर दैट 15 months का कंसोलिडेशन जस्ट चेज दैट अर्निंग्स विच वाज वेरी स्ट्रांग, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। वो उतना स्ट्रांग आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, और अपग्रेड होता रहा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस देमसेल्व्स एक्चुअली ने, अगर मैं नंबर्स में डालूं तो 300 से 600 बेसिस पॉइंट का मार्जिन बेनिफिट सभी सेक्टर्स को दिया। और इंडिया कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्री है, तो जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में नेगेटिव था, वही इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में जोर से पॉजिटिव आया, और उसका इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स ग्रोथ में दिखा, और वही इम्पैक्ट आपको मार्केट में दिखा। ऑफ कोर्स जब अर्निंग्स आता है और मार्केट चलता है तो लिक्विडिटी भी आती है। तो इस बार गिवन दैट बेसिकली वो ट्रेंड चले जा रहा है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग का, वो भी आपको एडिशनल रीरेटिंग कर रहा है काफी सारे सेगमेंट में। अभी ये हो गया पास्ट, हम लोग आगे कैसे देख रहे हैं। तो हमारा तो फर्म बिलीफ है कि अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स को चेज करता है या अर्निंग्स को रिएक्ट करता है। ओके, जबकि आज लिक्विडिटी है तो शायद मार्केट थोड़ा टाइम ले रहा है टू गेट इनटू दैट कंसोलिडेशन फेज। हमारा मानना है कि धीरे धीरे करके इस साल मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग वैल्यूएशंस for large cap, mid cap, small cap are higher by their against their historical valuation, anywhere between 15% to 30-40%। ओके, तो वैल्यूएशंस तो एक्सपेंसिव है स्टार्टिंग। तो क्या होना पड़ेगा, तो आपके अर्निंग्स जोर से आने पड़ेगी अगर हम गलत ठहरने हैं तो। जबकि अर्निंग्स ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर का एक्चुअली सिंगल डिजिट आया है। हमारा ये अंदेशा है, जो कंसेंसस नंबर भी है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 का अर्निंग्स थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है। 10 to 12% निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ इज व्हाट कंसेंसस इज बिल्डिंग इन। अगर वही अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ, तो मार्केट ये पेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है।
ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी बताया, ये पेस कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी आ रहा है, तो रोटेशंस हो रहा है, सेक्टरल रोटेशंस हो रहा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज या जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंसेज आए लास्ट 2-3 साल में, वहाँ पे इंक्रीमेंटल पैसा जा रहा है। बट आपको अगर बेसिकली रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मार्केट चाहिए तो आपका अर्निंग्स का फ्यूल कंटिन्यू होना चाहिए, जो हमें लगता है इस साल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो अगर मार्केट पे व्यू लेना है तो स्ट्रक्चरली हम लोग अभी भी बहुत कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि स्ट्रक्चरली इंडिया में मैक्रो स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, गवर्नमेंट कैपेक्स स्ट्रांग हो चुका है, प्राइवेट कैपेक्स होने की अंदेशा है बहुत ज्यादा, उसके बाद में रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। ये सब चीजें जनरली इंडिकेट करते हैं कि आपका क्रेडिट ग्रोथ और बिजनेस साइकिल प्ले आउट हो रहा है। उस फेज में जनरली आपको 3 साल 5 साल के लिए अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 15% एटलीस्ट हिस्टोरिकली मिला है। अभी वो इस बार मिलेगा कि नहीं वो टाइम बताएगा, बट वो मिला है। बट उसमें भी ऐसे साल आते हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 क्लियरली है, जहां पे स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, आपने अपफ्रंटिंग कर लिया है वैल्यूएशन का, लिक्विडिटी हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड पार्टली टू इट, और आपका इमीडिएट अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉब्ली सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट फॉर निफ्टी दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ये जब कंसोलिडेशन होगा तो प्रॉब्ली मार्केट में हमें लगता है कि एक दोनों रिटर्न का कंसोलिडेशन और रोटेशन फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ मार्केट कैप टू दूसरे कैटेगरी ऑफ मार्केट कैप में होगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ का भी जो डिस्पर्शन था बिटवीन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो भी शायद फाइनेंशियल ईयर 25 में और 26 में थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग मार्केट के देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली बहुत कंस्ट्रक्टिव है अभी भी, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएटेड सुपीरियर ग्रोथ है और बैलेंस शीट्स अच्छे हैं। बट कॉन्टेक्चुअली फ्रॉम अ फाइनेंशियल ईयर 25 थोड़े से हम लोग बेसिकली सर्कमस्पेक्ट है कि ये साल प्रॉब्ली हम लोग कंसोलिडेशन में थोड़ा निकालेंगे, ऐसा लग रहा है। शिवदत्त सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर 10-12% की अर्निंग हो रही है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट रह सकती है साल, और फ्रंट लोडिंग हो गई वैल्यूएशन के लिहाज पे मार्केट में। अब मुझे एक चीज़ आपसे ये समझनी है कि जो कोर बिजनेसेस हैं जो हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हम लोगों ने पिछले सालों में भी नहीं देखी। आइसिंग ऑन द केक ये था कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती थी या एसएमईज होते थे या सन्ड्री बिजनेसेस होते थे, वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ होती थी, और इसलिए 15-17-18% तक की क्रेडिट ग्रोथ गई थी, जो कि अब गिर के 12-13% पे आ गई है, जो कि रीजनेबली कह सकते हैं, आपके इन्फ्लेशन और जीडीपी जोड़ दें उतनी होनी चाहिए। क्या ये एक मैक्रो चैलेंज हो सकता है आने वाले क्वार्टर में? कई मैक्रो फाइनेंस की प्रॉफिट वार्निंग आ रही है, रेगुलेटर भी थोड़ा सा सख्त हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लूज लेंडिंग ना करें वरना दिक्कत हो सकती है। तो ये एक मैक्रो में आगे जाते हुए कोई ट्रिक लग सकती है क्या? नहीं, इस बार जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये यही रीजन है कि हम लोग कंसोलिडेशन बोल रहे हैं और करेक्शन नहीं बोल रहे। इस बार एक डिफरेंस है बाकी पास्ट साइकिल्स की कंपैरिजन में, कि इस साल कोई ऐसे बड़े एक्सेसेस नहीं हुए हैं जो बैलेंस शीट्स को चैलेंज दे। ओके, और जो स्टार्टिंग बैलेंस शीट्स है वो बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड कॉर्पोरेट्स। ओके, तो आप टाइम टू टाइम जब किसी भी सेगमेंट में ग्रोथ आता है, मार्केट कैप चेज होते हैं सेक्टर्स के, तो कॉर्पोरेट्स आल्सो एंड अप डूइंग एक्चुअली ग्रोइंग फास्टर देन व्हाट दे शुड। और यही चीज माइक्रो फाइनेंस या कुछ अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेसेस में हो रही थी थोड़ी डिग्री के लिए, बट वो बहुत छोटे पीरियड के लिए हुई है, प्रॉब्ली पोस्ट कोविड फेब 22 से लेके प्रॉब्ली फेब मार्च या जून 23 तक, तो 12-15 महीने ये थोड़ा सा हेक्टिक लेंडिंग हुआ है उन कुछ स्पेसेस में। बट इमीडिएटली रेगुलेटर ने उसमें थोड़ा सा कॉशन दिया है सभी प्लेयर्स को, और उसका आउटकम मुझे लगता है धीरे धीरे दिखेगा। क्या एक्सेसेस ऐसे हैं जो सिस्टम को कोई बड़ा प्रॉब्लम कर सके? हमें नहीं लगता, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ साइज एज कम्पेयर टू द टोटल साइज ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। यस, वो स्पेस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट वो भी इंटरमिटेंट है हमारे हिसाब से, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ऊपर गया है, ऑलरेडी गया है लास्ट 2-3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो, कुछ एनबीएफसीज का, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। बट हमें लगता है कि धीरे धीरे करके वो नेक्स्ट, क्योंकि ये जो लोन बुक है वो बहुत छोटे टेन्योर का होता है जनरली, 9 से 15 महीने का, तो ये बुक से निकल जाएगा बाय प्रॉब्लम मिड ऑफ और एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 24। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रेस बियॉन्ड दैट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस कंटिन्यू करता अगर वो फेज ऑफ हेक्टिक ग्रोथ कंटिन्यू होता है उस स्पेसेस में, बट वो कर्टेल हुआ है ऑलरेडी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मार्केट में, फिर उसके बाद हम लोग अपने फंड पे बात करते हैं। कोई पोटेंशियल रिस्क आपको लगता है जो मार्केट
के लिए मुश्किल हो सकती है, वो इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल, ऑयल, अर्निंग्स हम लोग बात ही कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी आपको दिखती है जिससे कि मार्केट में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है? आई थिंक क्लियरली दो तीन रिस्क जो है, एक्सटर्नल रिस्क तो क्लियरली आपका जो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि जनरली हम लोग सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से वो एस्केलेशन हो रहा है, पहले सिर्फ गाजा में था, वहाँ से बेसिकली अभी पैलेस्टाइन में शिफ्ट हो गया है, ईरान के साथ भी कंटिन्यूस फ्रिक्शन चल रहा है, और वो फ्रिक्शन क्या बढ़ सकता है और उसका रिपरकशन ब्रॉड बेस एस्केलेशन में हो सकता है, वो क्लियरली ग्लोबल रिस्क मेरे हिसाब से वो एक रिस्क है क्लियरली, मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स। ओके, बट बारिंग दैट वी डोंट सी मच ऑफ अ रिस्क। देन आपका रिस्क रेगुलर रिस्क है कि भाई अर्निंग्स आपका डबल डिजिट भी नहीं आए, लो सिंगल डिजिट में आ जाए ग्रोथ, तो अर्निंग्स डाउनग्रेड शुरू हो जाए, वो एक रिस्क है, क्योंकि उसके लिए वैल्यूएशन ढंग से प्राइस्ड इन नहीं है। लोअर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए मार्केट प्राइस्ड इन नहीं है, तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करे तो वो एक रिस्क इंटरमिटेंटली हो सकता है। ओके, दैट्स परफेक्ट। ये है मार्केट की पूरी बिग पिक्चर की तस्वीर। अब हम लोग बातचीत करेंगे केनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में, जिसको बहुत अच्छे से हमें समझाएंगे श्रीधर जी। श्रीधर जी, ये फंड का नाम से पता लगता है कि कुछ खास चीज़ों पर फोकस करते हैं, क्या क्या करते हैं इस फंड में? सो इस फंड में एज अ कैटेगरी, इस फंड में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। सो यहाँ पे आपका क्लियरली कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो रिलेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हो ज़्यादा वोलेटाइल, ज़्यादा रिस्की भी प्रोडक्ट ही है, बट एट द सेम टाइम एज अ हाउस ये प्रोडक्ट में हमारा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा दिखता है कि कौन से बेसिकली बिजनेसेस है जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है और किन वेट्स में आप ओन कर रहे हो। जैसे इस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर केनरा रोबेको फोकस फंड में हमारे पास बेसिकली 30 नाम होते हैं, यानी फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जहाँ पे एज अ हाउस हम लोग जो जो स्पेसेस पे या जो जो कंपनीज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उनका हाईएस्ट वेट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि द कैटेगरी अलाउज यू टू डू दैट, और कैटेगरी इन अ वे आल्सो एक्चुअली मैंडेट्स यू टू डू दैट। तो क्लियरली इस प्रोडक्ट में हमारा आज जैसे अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो दो तीन स्पेसेस है जहाँ पे काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वेट या ओवरवेट्स है। एक है आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे रिटेल फैशन रिटेल नाम है जो हम लोग 3 साल से ओन कर रहे हैं, जो अमंग द लार्जेस्ट पोजीशन है 5%। जबकि एप्पल जनरली अच्छा नहीं किया है, बट इस पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक्चुअली काम किया है, सो वो एक बड़ा पोजीशन है। दूसरा बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी फूड प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो आपको समझ गए होंगे किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी अच्छा खासा वेट है। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज अच्छा खासा वेट है। तो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ जो पैक है, एक जो डोमेस्टिक सिक्लिकल कंज्यूमर प्ले है, वो एक बड़ा प्ले है। दूसरा बड़ा प्ले इसमें बेसिकली आपका फिनेंशियल्स है, विद इन फिनेंशियल्स ग्रेजुअली लार्ज फिनेंशियल्स, प्राइवेट फिनेंशियल्स और जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये सब मिला के एक अच्छा खासा ओवरवेट है। ये दो स्पेसेस है जहाँ पे आपका बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है इस पोर्टफोलियो में। उसके बाद में इंडस्ट्रियल्स ओवरवेट है, आईटी ओवरवेट है, बट ये 3-4 स्पेसेस एक बड़े ओवरवेट है इस पोर्टफोलियो में। जबकि ये पोर्टफोलियो इग्नोर कर रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस, एनर्जी स्पेस, इवन एफएमसीजी जो लो ग्रोथ एरियाज है वहां पे कम है। सो फंडामेंटली अगर आप देखो तो ये एक प्रोडक्ट है जहां पे हम लोग रिलेटिवली हाईएस्ट ग्रोथ कंपनी, सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी, सुपीरियर ग्रोथ प्रोफाइल विद स्केलेबिलिटी, हाई आरओसी, उस काइंड के बिजनेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। श्रेया जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और एक्चुअली वो मैं पोर्टफोलियो देख ही रहा था सब कुछ ने, तो उसमें जिस एक की बात आपने की कि वो फैशन सेगमेंट में है, उस सेक्टर में वो एक्चुअली उसने कमाल किया है, मतलब अनबिलीवेबल है, उसमें कोई शक नहीं, और फंडामेंटली बैक्ड है। तो क्या विद इन दैट सेक्टर भी वो एक कंसंट्रेशन है क्या? सो विद इन दैट सेक्टर तो ये प्रोडक्ट 30, सिंस हम लोग सिर्फ 30 ही नाम रखते हैं, तो वैसे ही आपका कंसंट्रेशन होगा। द होल आइडिया इज कि अगर एज अ हाउस हम लोग सिलेक्शन पे अच्छे हैं, तो विद इन आवर प्रोडक्ट आल्सो देयर इज अ प्रोडक्ट वेयर आवर सिलेक्शन इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, कि बस ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे ये सेम फैशन नाम मेरे 4 प्रोडक्ट में हो सकता है, बट वहां पे वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो 1% वेट रहेगा, 1.5% रहेगा, 2% रहेगा, 2.5% रहेगा, बट यहाँ पे उसी जो
जो कन्विक्शन है हायर अर्निंग्स ग्रोथ पे, वही हायर अर्निंग्स ग्रोथ कन्विक्शन या हायर कन्विक्शन ऑन दैट स्टॉक विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेट। तो क्लियरली जैसे आपने जो नाम अलॉट किया वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है, और हम 3 साल से ओन कर रहे हैं इसमें। और ब्यूटी ये है कि इस स्पेस में बाकी कंपनीज कुछ नहीं कर पाई है। अगर आप पूरा स्पेस उठा के देख लो तो अप्रैल रिटेलर्स में बाकी कंपनीज हार्डली एक्चुअली 10% में अर्निंग सीएजीआर डिलीवर कर पाई है, 15% में अर्निंग सीएजीआर डिलीवर कर पाई है, जबकि ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अर्निंग्स डिलीवर कर रही है लास्ट 3 साल से। सो वो फोकस है इस प्रोडक्ट का कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि बस मुझे 30 ही नाम ओन करने हैं आउट ऑफ सपोज हमारे 350 नेम्स है हमारे यूनिवर्स में एज अ हाउस, तो उनमें से 30 ही नाम मुझे चूज करने हैं जो शुड बी द हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ कंपनीज विद इन द पैक। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ खास सेक्टर्स की बात करेंगे श्रीधर जी से कि उन पर उनका नजरिया क्या है। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास पेशकश में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं केनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। तो श्रीधर जी से आज हमको ये समझना चाहते हैं इस सेगमेंट में कि क्या कुछ ऐसा है जो नई थीम्स निकल के आ रही हैं उन पर आगे भी बुलिश रहा जा सकता है। मेरा सवाल इसमें ये है, एज ए थीम जो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की या उसके पहले की, क्या ये अब भी आपको बुलिश लगते हैं या इसमें पिछले 3-4 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ हो चुकी है? नहीं, अभी भी बुलिश है। ऑफ कोर्स आपको हमेशा हम पोर्टफोलियोज थोड़े रिजिक करते रहते हैं बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटली क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कल अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां पे यही अर्निंग्स ग्रोथ मुझे बहुत कम वैल्यूएशन पे मिल रही है, यानी आइडेंटिफाइड नहीं है स्टॉक आज, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जनरली मार्केट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है स्टॉक, तो ऑफकोर्स आप वहां पे शिफ्ट ज्यादा वेट करोगे। बट जनरली ये जो थीम्स है वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव है। तो जब मैं एक्चुअली मार्केट भी आज देख रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली एक चीज उभर के आ रही है, ओके, कि आपका काफी सारा फाइनेंशियल स्पेस है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रक्चरली अच्छा रहेगा, काफी सारे कंजम्पशन स्पेसेस है वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रक्चरली अच्छा रहेगा, काफी सारे इंडस्ट्रियल स्पेसेस है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ यही चैलेंज है कि इन सब में से कुछ स्पेसेस है जहां पे दे आर वेल आइडेंटिफाइड, सो लोगों ने उसका वैल्यूएशन काफी फैक्टरिंग कर लिया है, जबकि काफी स्पेसेस है जहां पे इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड टू द सेम एक्सटेंट, और वहीं पे आप धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो शिफ्ट करते रहोगे। बट जो नाम ऑलरेडी है वहां पे हम लोग काफी कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अभी भी 20, 25, 30, 40% अर्निंग सीएजीआर जो आप टॉप के कुछ एक्टिव वेट्स देख रहे हो उनमें हमें चैलेंज नहीं लगता है नेक्स्ट 2 साल के लिए भी। अच्छा, आपने एक बीच में जिक्र किया कि ऑयल एंड गैस को आपने कुछ समय के लिए इग्नोर किया है, जबकि उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टेलविंड्स लोग बताते हैं। क्या आपको लगता है ईवी का कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, हमें फंडामेंटली हम लोग उसको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि एक तो प्रोडक्ट कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा है कि हमें 30 ही नाम रखना है, दूसरा ये भी है कि कौन से बिजनेस है जहां पे मुझे स्केलेबिलिटी, कैपिटल इफिशिएंसी और अर्निंग्स ग्रोथ ये सब साथ में कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, ओके। जबकि एनर्जी जो प्लेज है ज्यादातर इफेक्टिवली वो डीप सिक्लिकल से, जहां पे लोग बिलीव कर रहे हैं कि वैल्यूएशन 8 का 12 पी हो जाएगा, ओके। वो गेम हम लोग इस प्रोडक्ट में नहीं खेलना चाह रहे हैं। हम इस प्रोडक्ट में क्लियरली वो गेम खेलना चाह रहे हैं जहां पे ऑलरेडी हमें लगता है कि ये बिजनेस 100 रुपए का रेवेन्यू बेसिकली 500 हो सकता है अगले 5 सालों में या 10 सालों में। बेसिकली आरओई, आरओसी बहुत अच्छे हैं, और नॉट ओनली दैट, मेरा नियर टर्म और मीडियम टर्म अर्निंग्स ग्रोथ पे व्यू मार्केट से काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। वही बिजनेसेस हम लोग ओन करना चाह रहे हैं। डीप सिक्लिकल जो है जहां पे ये होप है कि कुछ कल हो जाएगा, कल कुछ गवर्नमेंट कर देगा, पॉलिसी चेंजेस हो जाएंगे, या ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं बेनिफिशियरी हूं और इसलिए मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, वो वाले थीसिस इस प्रोडक्ट में हम लोग नहीं खेल रहे। क्लीन सेकुलर ग्रोथ चाहिए और कोई ऐसा वो नहीं चाहिए जो कि एक्चुअली रेगुलेटरी रिस्क बहुत होते हैं गवर्नमेंट वाली कंपनीज में, और उस सेगमेंट में ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज है, पता नहीं कब क्या आ जाए जो कि समझ से बाहर हो जाता है। दोनों है, कमोडिटी गवर्नमेंट रिस्क
तो थोड़े से रिलेटिवली कम है अभी, क्योंकि काफी पॉलिसी इन्वायरमेंट थोड़ा स्टेबल है, बट अंडरलाइंग नेचर भी कमोडिटी है। तो कब कमोडिटी चेंज होंगे उस पर कॉल लेना, तो ये आप तीन तीन चीजों पे कॉल ले रहे हो। पहले तो ग्लोबल कमोडिटीज पे कॉल ले रहे हो, फिर आप पॉलिसीज पे कॉल ले रहे हो, फिर उसके विद इन ये कॉल ले रहे हो कि बाकी इन्वेस्टर्स भी ये स्टॉक खरीदेंगे इसलिए लोग रीरेट होंगे, नॉट बिकॉज कि उनका अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है मेरे हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग। आपने एकदम सही कहा। जो एक रेगुलेटर या एक गवर्नमेंट के लिए रेगुलेटर जो भी नाम देना चाहिए, एक बाहर ओपेक भी बैठता है, वो भी डिसाइड करता है कि कैसा परफॉर्मेंस इस सेक्टर का होना चाहिए। तो अब उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल हो ही नहीं सकता, मतलब सरकार से तो फिर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग बात सर। एक सेगमेंट और है, उस पर आपको राय चाहिए, वो है ऑटो। ऑटो में तीन मोटे तौर पे है, एक 4 व्हीलर कमर्शियल वर्सल उसमें डाल दीजिए, एक 2 व्हीलर और एक जो है एंसिलरी। तो एंसिलरी को भी मैं हटा रहा हूँ। कोर में अगर OEMs में हम जाए तो इस पर आप लोग कंस्ट्रक्टिव हैं क्या? और 2 व्हीलर में एक बड़ा चेंज आ रहा है, वहाँ पे प्योर प्ले EV भी है और दो लोग एक ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो लेगेसी लेके चल रहे हैं। आपका नज़रिया क्या है? सो ऑटो में हमारा मानना ये है कि हम पर्सनली मैं उसे क्वाजी FMCG मानता हूँ। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको FMCG वाला वॉल्यूम ग्रोथ इवन नॉर्मलाइज इन्वायरमेंट में मिलता है। इंडिया में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है तो आपको कुछ प्रीमियमाइजेशन मिलता है, प्राइसिंग ग्रोथ मिलता है, तो आपका 10-12% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है जनरली इफ OEM इज डिसेंट, और फिर आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और आपका ROE ROCs कैश फ्लोज सभी FMCG कंपनी जैसे ही है, एकदम ही अच्छे हैं। और ये कंपनीज बेसिकली FMCG कंपनीज से हाफ द वैल्यूएशन पे अवेलेबल है आज भी, आफ्टर दे डूइंग सो वेल। सो वो एक तरीका है हमारा देखने का कि भाई आप जब OEM देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनमें इच सेगमेंट में क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे 2 व्हीलर आज हम लोग काफी कंस्ट्रक्टिव है, ओके, उसमें ग्रोथ अगले 2 साल के लिए सुपीरियर है एज कम्पेयर टू PV या CV शायद, एटलीस्ट जो कंसेंसस दिखा रहा है क्लियरली, या जो चैनल चेक्स दिखा रहे हैं क्लियरली। बट इट्स अ मैच्योर इंडस्ट्री, 2 व्हीलर्स इज अ मैच्योर इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रॉब्ली 1.5-2 करोड़ व्हीकल्स ऑन द रोड है, तो उसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ आना मुश्किल है। यस, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हो रहा है तो प्रॉफिट पूल शायद शिफ्ट होंगे। तो जैसे आपने देखा इस प्रोडक्ट में भी जो नाम हम ओन करते हैं वो बेनिफिशियरी है कि प्रॉफिट पूल जब शिफ्ट होगा तो उसका ज्यादा उसको फायदा होगा देन दी IC इंजन, जो 2 व्हीलर नाम है पोर्टफोलियो में। सो उस तरीके से हम लोग 2 व्हीलर को देखते हैं, बट नियर टर्म पॉजिटिव, मीडियम टर्म प्रॉब्ली इट्स अ मैच्योर इंडस्ट्री। ओके, वैल्यूएशंस आई डोंट थिंक इज you can argue on a relative basis because in market today everything is higher than the historical valuations. Okay. नेक्स्ट स्पेस है आपका पीवीज क्लियरली हमारे हिसाब से स्ट्रक्चरल प्ले है इंडिया में, क्योंकि आपका पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। बड़ा लंबा पीरियड जाना है जब आपके नंबर ऑफ कार्स पर 1000 जो ओन है, दे शुड एक्चुअली गो टू इवन मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जैसे जैसे आपका पर कैपिटा बढ़ेगा आपका कार का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। यस, उसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी इसलिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर सेगमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन उसमें भी हो रहा है। बट वो एक स्पेस है जहाँ पे नियर टर्म में शायद वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25, बट मीडियम टर्म prospects are superior in terms of the possible या probable volume growth that this segment can attract just because where you are as a economy. और लास्ट है CV, आई थिंक वो बहुत सिक्लिकल होता है, वो इकोनॉमी लिंक्ड है, और ऑल्सो थोड़ा सा उस स्पेस में एक चेंज आ रहा है CV स्पेस में इंडिया में इंटरेस्टिंगली, काफी सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो इफिशिएंसी जब सिस्टम का बढ़ता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है उन पे। तो CV ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे जितना जितना ज्यादा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा उसका एक्चुअली एट द मार्जिन नेगेटिव इंपैक्ट है उस पे। सो उनका साइकिल ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में प्ले हो चुका है। तो वहाँ पे दोनों स्ट्रक्चरली जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे बाकी सिस्टम में इफिशिएंसी आ रहा है तो उसका इंपैक्ट होता है, बट इवन सिक्लिकली फाइनेंशियल ईयर 25 एटलीस्ट ऐसा लगता नहीं है कि उस स्पेस में कुछ ज्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लास्ट 2 साल बहुत स्ट्रांग ग्रोथ उस स्पेस में देख चुके हो। तो जस्ट समराइज, एक्चुअली 2 व्हीलर्स वर स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 2 years बिफोर दिस ईयर, तो उनमें एक्चुअली अगला 1-1.5 साल वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्टेड है। PVs और CVs बहुत अच्छे कर रहे थे लास्ट 2-3 साल, वहां पे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली थोड़ा सा मॉडरेट होगा। उसमें PV स्ट्रक्चरल प्ले है, CV इज ऑलवेज अ सिक्लिकल प्ले। दैट्स हाउ यू लुक एट दिस एंटायर ऑटो स्पेस।
वेरी इंटरेस्टिंग कि दिख भी रहा है नंबर्स में, हम लोग देखते भी हैं जो मंथली नंबर्स आते हैं, वो चाहे सीएम की देखो या फाडा की देखो, उस पर क्लियरली दिखता है कि टू व्हीलर्स में एक अच्छी रिकवरी हो रही है। दे आर ट्राइंग टू गेन देयर ओल्ड ग्लोरी, एंड उसमें जो नए प्लेयर आए हैं ईवी वाले, वो भी अभी बड़े प्ले होने की कोशिश होने वाली है। और एक बात बड़ी अच्छी आपने कही कि कुछ एक सेक्टर तो जहाँ एफिशिएंसी बढ़ने से उनको दिक्कत आती है, और वो है सीवी सेगमेंट। जितने अच्छी रोड्स होंगी, जितने अच्छी ट्रेन होंगी, फ्रेट बढ़ेगा, और टनेज बढ़ा देते हैं ओईएम्स, तो उससे भी उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल सेक्टर, इसको समझना चाहिए। श्रीधर सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे समझाने के लिए कि फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड, और रिटर्न आपके सामने है। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको समझें, आपका फंड है, आप इसको अच्छे से समझें। जी श्रीधर जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर हमारे इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते एक और नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।